तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बिहेवियरलिज्म है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, ये आधुनिक युग की अवधारणाएं हैं, यानी कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये अवधारणाएं पैदा हुई थी। इसके पहले क्या था? तो इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि इसके पूर्व में हम लोगों ने ग्रीक पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा था, या जिसे हम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्लेटो और अरस्तू को पढ़ा था। तो अरस्तू के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसने किस प्रकार से ज्ञान का वर्गीकरण किया है। ज्ञान के 3 चीज बताता है, यानी ज्ञान के 3 पार्ट बताता है। तो थ्योरिया, दूसरा पोएसिस और तीसरा है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जब हम थ्योरी को यानी थ्योरिया को सिद्धांतों में, जो सिद्धांत हैं उनको हम एक्शन में तब्दील कर देते हैं, तब क्या बनता है? प्रैक्टिस बनता है, या ये जो नॉलेज है प्रैक्टिकल नॉलेज बनता है। तो जब हम अरिस्टोटल को पढ़ा था, फिर जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका सबसे पहले जो उपयोग है, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है फ्रांसीसी लाइबर। तो इनके द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो बिहेवियरलिज्म के पहले कौन कौन सी धाराएं थी? तो सबसे पहले दार्शनिक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व अरस्तू और प्लेटो जैसे थिंकर करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि विधिवादी धारा आती है, जहाँ पर हम लोगों ने बोंदा को पढ़ा था, बेंथम को पढ़ा था, हॉब्स और ऑस्टिन जैसे थिंकरों को पढ़ा था। इसके बाद जो तीसरी धारा आती है, सुधारवादी धारा आती है, और ये करीब 1930 के दशक में आती है। तो यूएसए में जो न्यू डील पॉलिसी थी, यूएसए की जो न्यू डील पॉलिसी थी 1930 में जो आती है, फिर इसमें कल्याणकारी राज्य की बात होती है। यहाँ पर हम लोगों ने लास्की और कीन्स जैसे थिंकरों को पढ़ा था। फिर इसके बाद जो चौथी धारा है, वो कौन सी धारा है? अनुभववादी धारा है, या इसे यथार्थवादी धारा भी कहा जाता है। इसके प्रणेता वुडरो विलियम्स रहे हैं। और इसमें जो चार्ल्स मेरियम, इन्होंने जो यूएसए की राजनीति है उसको 3 इसका कैटेगराइजेशन किया है, या इसको 3 भागों में बांटा है। तो 1850 तक ये इसकी जो प्रवृत्ति थी, या जो धारा देखने को मिलती है यूएसए की राजनीति में, वो दार्शनिक धारा देखने को मिलती है। फिर 1850 से 1900 के बीच में जो धारा देखने को मिलती है, तो ये ऐतिहासिक और तुलनात्मक धारा देखने को मिलती है। और फिर हमने इसमें एक और जो इसमें कैटेगराइजेशन है, मापन सर्वेक्षण और तकनीकी जो धारा है, की जो धारा है, ये 1900 से 1923 तक इसमें देखा जा सकता है। 1900 से 1923 तक ये धारा देखी जा सकती है। और लास्ट में मनोवैज्ञानिक धारा आती है, जो 1923 से 1945 तक चलती है। तो ये कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था। चलिए इसको नोट्स से पढ़ते हैं कि व्यवहारवाद से पूर्व की स्थिति क्या थी। तो प्लेटो और अरस्तू से संबंधित होने के कारण राजनीति विज्ञान के विषय में अध्ययन का महत्व 2300 वर्ष से ही अधिक पुराना रहा है, किंतु इसको एक स्वायत्तपूर्ण अनुशासन यानी ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के रूप में स्वीकृति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1856 में प्रथम बार कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रांसिस लाइवर की अध्यक्षता में इस विषय की प्रथम विभागीय पीठ स्थापित की गई थी। संयुक्त राज्य में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की 4 धाराएं या ट्रेंड्स दिखने को मिलते हैं, जो कि विविध रूपों में समांतर, क्रमागत व मिश्रित बहती रही है। तो एक है लीगलिस्टिक ट्रेंड। इसका स्रोत क्या था? लीगलिस्टिक धारा का महाद्वीपीय यूरोप था, और इसमें मुख्यतः जर्मनी का वर्णन किया जाता है। फिर रिफॉर्मिस्ट धारा थी, या उदारवादी धारा थी, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट से उत्पन्न हुई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, कानूनी औपचारिक समस्याओं का इसमें तिरस्कार किया गया। फिर जो तृतीय धारा थी, ये दार्शनिक शाश्वतवाद की धारा थी, फिलोसॉफिकल यूनिवर्सलिज्म की ट्रेंड थी। ये अतीतकालीन परंपरा के रूप में सदैव विद्यमान रही है। तो हमने देखा है कि ये प्लेटो और अरिस्टोटल के समय से स्टार्ट होकर वर्तमान तक यानी 1945 तक ये रही है।
फिर अनुभववादी या यथार्थवादी धारा है, एम्पिरिकल या रियलिस्ट ट्रेंड, तो ये व्यवहारवादी क्रांति की पृष्ठभूमि से तैयार होती है। इसमें वुडरो विल्सन महत्वपूर्ण थिंकर हैं। उनकी बुक है कांग्रेशनल गवर्नमेंट, ये 1885 में आती है। ये अमेरिकी संविधान के पुस्तकीय अध्ययन की कड़ी आलोचना इसमें की गई है, जो कांग्रेशनल गवर्नमेंट पुस्तक है। फिर जो लिगलिस्टिक अप्रोच है, उसके जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं वो हैं J.W. बार्गेस, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, बिलोबी, R.G. गेटेल, गार्नर। और इसकी जो सुधारवादी धारा है, उसमें न्यू डील जो पॉलिसी है 1930 से 40 के बीच में आई है, वो महत्वपूर्ण है। और इसमें जो अनुभववादी यथार्थवादी धारा है, उसमें एक महत्वपूर्ण थिंकर हैं ग्राहम बालास। उनकी जो पुस्तक है ह्यूमन कंडीशन इन पॉलिटिक्स, जो 1908 में आती है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर जो लिगलिस्टिक ट्रेंड है, उसमें राज्य सरकार के विश्लेषण में वैधानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जो रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड है या रिफॉर्मिस्ट धारा है, उसमें अमेरिकी प्रगतिवाद का वर्णन किया गया है। और जो एम्पिरिकल या अनुभववादी जो धारा है, उसमें महत्वपूर्ण जो पुस्तक है आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में आती है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर इसमें वैधानिकता में नैतिकता का स्पष्ट पुट दिखाई देता है। जो लिगलिस्टिक धारा है, वैधानिकता में नैतिकता का, यानी लिगलिस्टिक जो अप्रोच है, उसमें नैतिकता पर जोर दिया गया है, यानी कि लीगल जो कानून है या लॉज के माध्यम से लोगों को नैतिक बनाने का प्रयास इसमें किया गया है। फिर जो सुधारवादी ट्रेंड है, उसमें प्रत्येक क्षेत्र में सुधार का युग ये रहा है। फिर जो एम्पिरिकल या रियलिस्ट ट्रेंड है, उसमें जो महत्वपूर्ण विद्वान है चार्ल्स मेरियम है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में बुक आती है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी उपागम का बौद्धिक सृष्टा यानी इंटेलेक्चुअल गॉडफादर कहा जाता है बिहेवियरिज्म अप्रोच का। चार्ल्स मेरियम ने अमेरिकी राजनीति विज्ञान के 4 कालों, मनोदशाओं और या अवस्थाओं को इस प्रकार बताया है। तो 1950 तक दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही है। इसमें निगमात्मक पद्धति का काल रहा है, यानी इंडक्टिव मेथड का काल रहा है। इंडक्टिव मेथड कौन अपनाता है? प्लेटो अपनाता है, हमने देखा भी था। 1850 से 1900 तक में ऐतिहासिक व तुलनात्मक धारा थी। इसमें पद्धतियों के प्रयोग का काल ये रहा है। फिर 1900 से 1923 तक प्रेक्षण, सर्वेक्षण व मापन का काल था। फिर 1923 से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की प्रधानता हुई, जो कि वर्ल्ड वार सेकंड तक चली। व्यवहारवाद व आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से जोड़ देने का कार्य अनुभववादियों द्वारा किया गया। इस अनुभववाद का नारा जेम्स ब्राइस ने यह कहकर दिया कि जिनकी आवश्यकता है वो तथ्य है और तथ्य है। तो जेम्स ब्राइस ने क्या कहा कि फैक्ट एंड फैक्ट्स इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। जेम्स ब्राइस ने ऐसा कहा। और बेसिकली वो अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म की बात कर रहे थे। बेंटले परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पाशविक, बंजर, प्रेतवत व स्थैतिक मानता है। तो जो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है, जो कि प्लेटो अरिस्टोटल को में देखने को मिलती है, हाउस रूसो में देखने को मिलती है, वो कैसी है? शुष्क है, वो औपचारिक है, पाशविक है, बंजर है, प्रेतवत है, यानी ये बेसिकली खत्म हो चुकी है। और ये स्थैतिक है, स्टेटस कोइस्ट है, इसमें कोई नए सिद्धांत या नई चीजें नहीं आ पा रही हैं। चार्ल्स मेरियम ने मनोविज्ञान के आधार पर अन्य अनुशासनों की पद्धति को अपनाकर राजनीति का विज्ञान बनाने की प्रेरणा दी है, यानी साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की ये बात करते हैं, राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। उनकी अपनी पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये 1925 में आती है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में उसने राजनीतिक विज्ञान के लिए अपनी पद्धतियां और प्राविधियों विकसित करने की बात कही है। धीरे धीरे उनके नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय के आनुभविक अध्ययनों का एक जमघट तैयार हो गया। इस अनुभव में लियोनार्ड वाइट, हेरोल्ड गास्नेल, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमा, बी ओकी, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन आदि शामिल थे। तो व्यवहारवाद, अब चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। व्यवहारवाद की उत्पत्ति, विकास व अवसान का केंद्र अमेरिका रहा है। अमेरिका के ही कौन थे? अमेरिका के ही डेविड स्टन थे, और डेविड स्टन से ही व्यवहारवाद का स्टार्टिंग होती है। तो जो व्यवहारवाद था, उसके उदय के या उसके ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिसके कारण व्यवहारवाद का आगमन होता है? तो इसमें जो सबसे पहली जो धारणा थी या सबसे पहले जो कारण था, वो था वर्ल्ड वार सेकंड से जो परिस्थितियां उपजी थी। तो वर्ल्ड वार सेकंड में जैसे ही हिटलर का उदय होता है और
हिटलर के साथ-साथ मुसोलिनी का उदय होता है, तो ये आरोप लगाया गया कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसने इन सब चीज़ों का समाधान नहीं दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने इसका प्रेडिक्शन भी नहीं किया कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो वर्ल्ड वार सेकंड से जो परिस्थितियाँ उपजी थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी व्यवहारवाद की तरफ आने के लिए। फिर दूसरा था नवीन राष्ट्रों का उदय हो रहा था, उस क्षमताओं को प्राप्त कर रहे थे। तो अब इनको चलाने के लिए, इन देशों का अध्ययन करने के लिए कौन-सी चीज़ों को लाया जाए, क्योंकि जो अभी तक का जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग थी, वो यूरो बेस्ड थी। उसका जो दायरा था वो केवल यूरोप और अमेरिका जैसे देश ही थे, और उसका जो माइंडसेट भी था यूरोसेंट्रिक था। चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे उदारवाद हो, चाहे कोई भी विचारधारा हो, वो केवल यूरोप को ही केंद्र में रखकर या यूरोप को ही महत्वपूर्ण मानकर थ्योरियाँ उसमें गढ़ी गई थी। तो अब जब नवीन राष्ट्रों का उदय होता है, तो उनको पढ़ने के लिए कौन-सी अध्ययन पद्धतियाँ लाई जाएँ, इस चीज़ पर चर्चा हुई और उसके कारण व्यवहारवाद सामने आया। फिर इसमें प्रभुत्व के दायरे का विकास हुआ और यूरोप का अवसान यहाँ पर देखा गया। तो अब यूरोप ही महत्वपूर्ण नहीं रह गया। अब जो नए न्यू कॉलोनीज़ जो डिकोलोनाइज़ हो रहे थे, वो अपनी माँगें सामने रख रहे थे, और हमने देखा है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जिस प्रकार यूरोप नष्ट-भ्रष्ट हुआ है, तो वहाँ से यूरोप का अवसान स्टार्ट हुआ, और जो नई परंपराएँ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो कि थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, उनके नॉलेज का दायरा बढ़ता है और उनके जो प्रभुत्व का दायरा है वो बढ़ता है। फिर चौथा है विचारात्मक संघर्ष। तो विचारधारात्मक जो संघर्ष थे, आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रगल थे, तो फॉर एग्जांपल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसए जो एक पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहा था, वहीं यूएसएसआर साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहा था। तो ये जो विचारधारात्मक संघर्ष थे, उनने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो व्यवहारवाद उपजा है उससे। फिर तकनीक का विकास हुआ, पद्धतियाँ, मापन, सर्वेक्षण जो तकनीकी है, शैली है, उसका विकास हुआ, जिसने महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाई है व्यवहारवाद के जन्म में। फिर जो महत्वपूर्ण जो अन्य चीज़ें थी, यूरोप से शरणार्थी विद्वान आ रहे थे, कहाँ? यूएसए जा रहे थे, तो वो अपने साथ सोशियोलॉजी लाते हैं और अपने साथ वो यूरोप में जो महत्वपूर्ण ज्ञान था उसको लाते हैं। और ये जो शरणार्थी विद्वान थे, इन्होंने पॉलिटिक्स में सोशियोलॉजी घुसाने का काम किया। तो इससे क्या हुआ कि एक नई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी करके एक नई ब्रांच डेवलप होती है। फिर जो अन्य परिस्थितियाँ थी, उसमें जो रिसर्चर्स के लिए कॉर्पोरेट घराने थे, उन्होंने सहायता देना स्टार्ट कर दिया। वो भी एक महत्वपूर्ण था कि रिसर्चर थे फले-फूले। फिर इसमें जो परंपरावाद का विरोध था, यहाँ पर हमने देखा था कि बेंटली क्या कहता है कि ये बंजर, औपचारिक, प्रेतवाद, स्थैतिक और पुरानी राजनीति है। उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिससे कि व्यवहारवाद इन सब बैकग्राउंड में उभरा। तो व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण तो वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था, उससे जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, उसके कारण फिर संयुक्त राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के देशों की क्षमता हुई। फिर पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवाद का उदय, फिर यूरोपीय शरणार्थी विद्वानों का समाजशास्त्री दृष्टिकोण यानी सोशियोलॉजिकल अप्रोच। फिर राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार, यूरोप केंद्रित राजनीति का अवसान हुआ। शोध की प्रणालियों व तकनीकों का विकास होता है। अमेरिकी कॉर्पोरेट्स फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर आदि द्वारा शोध में आर्थिक सहायता दी गई। फिर परंपरावाद के प्रति असंतोष व अनुभववाद पर बल। तो नेक्स्ट है कि आर्थर बेंटले क्या बोलता है कि जो परंपरागत राजनीति सिद्धांत है वो बंजर है, औपचारिकतापूर्ण है, प्राणहीन है, बंध्या है और ये स्थैतिक है। डेविड स्टर्न ने परंपरावाद को ऐसी पुरातनपंथी धारा कहा है जो सामाजिक अंधेपन, सोशल ब्लाइंडनेस को पैदा करती है। उसकी आशा का आधार राजनीति नेतृत्व की व्यक्तिगत शक्ति यानी सेल्फ पावर अधिक है, समाज विज्ञानों की समझदारी कम है। स्टर्न के अनुसार परंपरावादी लेखकों ने संस्थाओं की पूजा की है और उन्हें ऐसी इकाइयां माना है जो मानो उन इंसानों से न बनी हो जो उन्हें बनाते हैं। तो परंपरावादी जो लेखक थे, उन्होंने संस्थाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, उन्होंने राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, उन्होंने धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण माना और उन्हें ऐसी इकाई माना जैसे कि मानो उन इंसानों से वो संस्थाएं उन इंसानों से न बनी हो जो उन्हें बनाते हैं। तो जो प्लेटो है, अरस्तु है, वो राज्य को स्वाभाविक मानता है, राज्य को नेचुरल मानता है और कहता है कि व्यक्ति
बाद में है, पहले राज्य है। तो व्यक्ति पहले है, व्यक्ति बाद में है, फिर राज्य है, इसका मतलब क्या है? मतलब बेसिकली जो परंपरावादी थिंकर हैं वो राज्य को पहले मानते हैं कि राज्य पहले आया, पहले होल आया, फिर पार्ट आया। तो पहले राज्य आया होगा, फिर व्यक्ति का अस्तित्व होता है। लेकिन ऐसा करने में वो उनको एक ऐसी इकाइयाँ मानते हैं जो इंसानों से ना बनी हो, या जो उन्हें बनाते हैं उनका वो जो अस्तित्व है या उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनको कमतर आंकते हैं, जो कि कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं। फिर राजनीति विज्ञान में अनुभववाद एम्पिरिसिज्म परंपरावाद की अंतिम कड़ी है। एम्पिरिसिज्म परंपरावाद की अंतिम कड़ी है जो हमें अरस्तू में देखने को मिलती है। वहीं व्यवहारवाद का प्रारंभ भी है। तो अनुभववाद राजनीति विज्ञान के इतिहास में काफी पुराना है। इसका आधुनिक संस्थापक जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवादी और प्राचीन अरस्तु था। उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा उसी के अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा उसी के अनुभववादी दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुभववाद की जड़ें बहुलतावाद से गहरी हैं। वाल्टर बेजहॉट, जेम्स ब्राइस व लाबेल इसके पुराने अगुवा माने जा सकते हैं। किंतु व्यवहारवाद और अनुभववाद में अंतर पाया जाता है। व्यवहारवाद और अनुभववाद में अंतर पाया जाता है। तो सिबली के अनुसार अनुभवात्मक अध्ययन व्यवहारवादी विज्ञान से कुछ अधिक है। अनुभवात्मक अध्ययन व्यवहारवादी विज्ञान से कुछ अधिक है। रॉबर्ट डहल व्यवहारवादियों को अनुभाविक सिद्धांतकार यानी एम्पिरिकल थ्योरिस्ट तथा परंपरावादियों यानी लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, वॉयगलिन, जोविनल आदि को परा अनुभविक सिद्धांतकार यानी ट्रांस एम्पिरिकल थ्योरिस्ट कहता है। तो लियो स्ट्रॉस, ऑक्सफोर्ड, जोविनल ऐसे जो थिंकर हैं ये क्या हैं? ये परा अनुभाविक सिद्धांतकार यानी ट्रांस एम्पिरिकल थ्योरिस्ट हैं। जबकि जो रॉबर्ट डहल व्यवहारवादियों को यानी जो बिहेवियरिस्ट हैं उनको अनुभाविक यानी एम्पिरिकल थ्योरिस्ट कहता है। अर्नोल्ड ब्रिख्ट ने माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, अर्नेस्ट बार्कर आदि को व्यावसायिक भगोड़ यानी प्रोफेशनल एस्केपिज्म या प्रोफेशनल एस्केपिस्ट कहा है। रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद के विकास में निम्नलिखित 6 कारकों को उत्तरदायी माना है। पहला है चार्ल्स मेरियम का योगदान। चार्ल्स मेरियम ये 1874 से 1953 तक सक्रिय रहे। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे अमेरिकन राष्ट्रपतियों टाफ्ट, वुड्रो विल्सन, हूवर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सलाहकार भी रहे हैं। मेरियम अमेरिका में राजनीति के आधुनिक विज्ञान के निर्माता थे। तो मेरियम अमेरिका में राजनीति के आधुनिक विज्ञान के निर्माता थे। उन्होंने आर्थर बेंटले व ग्राहम बालास के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को समन्वित कर अनुभविक राजनीतिक शोध को बढ़ावा दिया। मेरियम के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की सहायता से अमेरिकी परंपराओं को बगैर क्रांति का सहारा लिए आधुनिक बनाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों की सहायता से, सोशल साइंस का उपयोग करके हम जो अमेरिकी परंपराएं हैं उनको बगैर क्रांति का सहारा लिए आधुनिक बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने नागरिक शिक्षा सिविक एजुकेशन पर बल दिया है। हेराल्ड डी लासबेल, उसके सहकर्मी व B.O. की जूनियर गैब्रियल आलमंड, हर्बर्ट साइमन आदि उनके विद्यार्थी रहे। फिर सामाजिक विज्ञान शोध परिषद की स्थापना, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना चार्ल्स मेरियम की पहल पर 1923 में की गई थी। इस परिषद ने अंतः अनुशासनात्मक शोध यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च तथा व्यवहारवादी शोध तथा तृतीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीतिक शोध को बढ़ावा दिया था। सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने यूरोपीय विद्वानों का अमेरिका आगमन। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने, विशेषकर जर्मन विद्वानों ने अमेरिका में शरण ली थी। हमने देखा था कि हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये जो थिंकर थे ये कहाँ से निकले हुए थे? ये यूरोप से ही निकले हुए थे और बेसिकली जर्मनी से निकले हुए थे। तो इन विद्वानों में फ्रेंच, न्यूमैन, पॉल लेजासफेल्ड, चार्ल्स कॉल्डॉयस, मर्गेंथ्यौ, हन्ना अरेंट आदि प्रमुख थे। ये विद्वान अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, पेरेटो, मोस्का आदि समाजशास्त्रियों से प्रभावित थे। इनकी प्रत्यक्षवाद व समाजशास्त्रीय अवधारणाओं ने व्यवहारवाद को प्रेरित किया। तो वहां से ये जो थिंकर थे, जर्मन थिंकर थे या यूरोपियन थिंकर थे, इन्होंने वहां से यूरोप से क्या लाया? प्रत्यक्षवाद लाया, समाज शास्त्रीय अवधारणाओं को व्यवहारवाद में लाने का काम किया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात की परिस्थितियां, तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, शीत युद्ध हुआ, विचारधारात्मक संघर्ष व परंपरागत राजनीति की सीमित उपादेयता ने व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। व्यवहारवाद ने राजनीति को शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस बनाने के लिए स्वयं को परिवर्तन की गतिविधियों और प्रैक्टिस से अलग कर लिया तथा तटस्थ एवं अनुभाविक शोधों को बढ़ावा दिया।
तो व्यवहारवाद का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि हम जो सोशल साइंस है उसको हम, या पॉलिटिक्स है उसको प्योर साइंस बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने जो परिवर्तन की गतिविधियां हैं या प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में देखा था कि हम सिद्धांतों को प्रैक्टिस में ढालते हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लिए। वो केवल वो तो एक पहली चीज तटस्थ हो गए या न्यूट्रल हो गए, तो वो अब कोई सोल्यूशन नहीं देंगे या अपने वैल्यू उसमें किसी भी स्टडी में नहीं घुसाएंगे, और उनका जो केवल और केवल ये है कि वो चीजों को व्याख्या कर देंगे अनुभविक शोध के आधार पर। सर्वेक्षण पद्धति यानी सर्वे मेथड का विकास, तो मतदाताओं के रुझान, चयन व व्यवहार को समझने में सर्वेक्षण पद्धति अत्यंत उपयोगी साबित हुई। अतः मतदान व्यवहार यानी वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन व्यवहारवादियों का प्रिय क्षेत्र बना रहा। मतदान व्यवहार के अतिरिक्त व्यवहारवादियों ने शक्ति और व्यक्तित्व के अध्ययन पर भी बल दिया। हेराल्ड डी लासबेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ 1936 में अभिजनों यानी इलीट्स को शक्ति का प्रमुख केंद्र मान उनका विश्लेषण किया। 1947 में लासबेल ने द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स लिखी, जो व्यवहारवादी अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। लासबेल की जो पुस्तक थी द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स, ये व्यवहारवादी अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। फिर विभिन्न कारपोरेट घरानों द्वारा व्यवहारवादी शोध के लिए आर्थिक सहायता दी गई, हमने पहले भी देखा था ये। तो व्यवहारवादी इसमें आधुनिक एवं अनुभव मूलक उपागम का प्रयोग किया गया, मॉडर्न और एम्पिरिकल अप्रोचों का प्रयोग किया गया। तो अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या था और अध्ययन की पद्धतियां कौन कौन सी थी, ये हम देखते हैं। तो व्यवहारवाद में जो अध्ययन का केंद्रीय विषय था, सेंट्रल पॉइंट था जो स्टडी का, वो था औपचारिक की बजाय अनौपचारिक संस्थाओं और संरचनाओं का अध्ययन इसमें करने की बात की गई थी कि हम लोग अब औपचारिक की बजाय जो ऑफिशियल चीजें हैं उनकी जगह हम नॉन ऑफिशियल चीजों की, नॉन फॉर्मल चीजों का अध्ययन करेंगे। राज्य व सरकार जैसी संस्थाओं की बजाय मानव व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे। तो हम जो परंपरावादी राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं उनकी बजाय अब हम मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे। हम संरचना की बजाय प्रक्रिया पर फोकस करेंगे। और इनके जो मेथड की स्टडी थी वो इंटरडिसिप्लिनरी थी, यानी ये क्रॉस कटिंग मतलब अंतर विषयक पद्धति थी। फॉर एग्जांपल ये सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स में सोशोलॉजी घुसा देते थे, पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स को घुसा देते थे। तो यही मतलब इंटरडिसिप्लिनरी इनकी अप्रोच थी, है ना। विषयों के आपस में इंटरेक्शन की ये बात किया करते थे। वैज्ञानिक पद्धति थी इनकी, मूल निरपेक्ष पद्धति थी, यानी ये वैल्यू से न्यूट्रल हुआ करते थे, यानी कि अपनी वैल्यू किसी भी स्टडी में, किसी भी अध्ययन में थोपते नहीं थे। फिर ये आनुभविक पद्धति यानी एम्पिरिकल मेथड का उपयोग करते थे। व्यवहारवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें विज्ञान पर बल दिया गया है, फिर तथ्यों पर इसमें बल दिया गया है, मूल निरपेक्षता पर बल दिया गया है, यानी वैल्यू से अपने आप को दूर रखते थे। फिर अंतः अनुशासनात्मक थी, समाज विज्ञान में एकता पर इसमें बल दिया गया कि इंटरडिसिप्लिनरी ये थी, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, इसमें एकता की बात की गई। तो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच हम देखते हैं। फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट अप्रोच भी है। तो ये बेसिकली जो सामाजिक विज्ञान है उसमें एकता की बात करते हैं, ज्ञान के लिए ज्ञान की बात करते हैं कि हम कोई अपने से कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, अपना कोई वैल्यू नहीं घुसाएंगे, हम केवल ज्ञान के लिए ज्ञान देंगे। हम नॉलेज इकट्ठा भी करेंगे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये अनुभववाद की बात करते हैं, ये एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं। इनका जो मेन फोकस था ये मानव व्यवहार पर था। इनका जो मेथड था एनालिटिकल था। फिर ये एक क्रांति के रूप में सामने आता है। परंपरागत जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ थी, उसके खिलाफ। फिर ये राजनीति शक्ति का अध्ययन करते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी पर इनका फोकस रहा है, और ये माइक्रो लेवल की स्टडी करते हैं। तो हमने देखा था कि जहाँ पर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो क्या करती हैं, वो माइक्रो लेवल यानी कि बहुत सारे विषय को समग्रता के साथ चीज़ों का अध्ययन करने का प्रयास करती हैं, जबकि ये एक स्पेसिफिक चीज़ों की, स्पेसिफिक घटनाओं की, फॉर एग्जांपल निर्णय निर्माण सिद्धांत है, तो वो किस प्रकार से संगठनों में या किस प्रकार से निर्णय लिया जाए उसकी बात करेगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है वो केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगी। तो ये माइक्रो लेवल स्टडी की बात ये करते हैं। अब व्यवहारवाद का अर्थ क्या है उसको देखते हैं। तो डेविड ट्रूमैन के अनुसार यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य शासन के समस्त तथ्यों को मनुष्य के प्रेक्षित एवं प्रेक्षी व्यवहार की शब्दावली में वर्णन करना है, अर्थात यह मानव के व्यवहार को देखकर अध्ययन करने की प्रणाली है।
तो मानव के व्यवहार को देखकर अध्ययन करने की ये बेसिकली प्रणाली है। रॉबर्ट डाहल इसे एक पद्धति, उपागम या प्रविधियों का समूह विशेष मानता है। वह इसे राजविज्ञान में एक प्रतिरोध, प्रोटेस्ट आंदोलन मानता है। राजविज्ञान में इसे उपागम मानने में रॉबर्ट डहल डेविड ट्रूमैन का अनुगमन करता है। फिर जेम्स चार्ल्सवर्थ के अनुसार हम इसकी वस्तुपरक व आगमनात्मक विधि से किसी वस्तु के क्या, कहाँ, कैसे और कब की खोज कर सकते हैं। यद्यपि इसमें क्यों को नहीं जान सकते हैं। तो हम क्या, कहाँ, कैसे, कब की बात तो कर सकते हैं कि संतावन क्रांति हुई तो क्या थी, ये कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, लेकिन क्यों हुई, अब आगे ये क्यों ना हो, इस पर इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो नहीं। फिर क्रिकपैट्रिक, असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो असंतोष किससे था? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग से था। इससे क्या हुआ? एक क्षोभ को जन्म दिया, एक क्षोभ को जन्म देता है और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्या है कि क्षेत्र में परिवर्तन आ गया। यानी हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग से अब बिहेवियरिज्म की ओर बढ़ जाते हैं। व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, एक चुनौती, एक आवृत्ति, एक सुधार आंदोलन है। क्रिकपैट्रिक ऐसा बोलते हैं। क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई हैं। व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई हैं क्रिकपैट्रिक ने। कौन कौन सी? यह शोध में राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई के रूप में अस्वीकार करता है और राजनीतिक परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। तो ये अब संस्थाओं को राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई के रूप में अध्ययन की या शोध की मौलिक इकाइयों के रूप में स्वीकार कर अब व्यवहार को यानी मानव व्यवहार को विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु मानता है। फिर सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में यह देखता है तथा विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देता है। तो वही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये अपनाने की बात करता है। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण व माप के लिए अधिक परिशुद्ध यानी मोर प्रिसाइज विधियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और जहां तक संभव हो सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रों का उपयोग करता है। राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में इसमें परिभाषित किया गया है। व्यवहारवाद मनुष्य के केवल बाह्य क्रियाओं से ही संबंध नहीं रखता, अपितु उसकी भावनात्मक यानी अफेक्टिव, ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और मूल्यात्मक यानी एवेल्युएटिव प्रक्रिया से भी इसका संबंध होता है। मूल्यांकनात्मकता या मूल्यांकनात्मक यानी वैल्यूएटिव प्रक्रिया से भी इसका संबंध होता है। तो स्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद एक बौद्धिक पद्धति है। व्यवहारवाद एक बौद्धिक पद्धति है व शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। स्टर्न ने व्यवहारवाद को छलनी का रूप कहा है, जिससे कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो विचारधाराएं हैं उनको छानने का काम करती है। स्टर्न इसे जितने व्यवहारवादी उतने अर्थ ऐसा कहता है। जितने व्यवहारवादी हैं वो अपना अर्थ अलग अलग से निकालेंगे। वासवी के अनुसार व्यवहारवाद कई लोगों के लिए एक व्यक्तिगत दर्शन या जीवन प्रणाली है। तो वासवी क्या कहता है कि व्यवहारवाद कई लोगों के लिए एक व्यक्तिगत दर्शन व जीवन प्रणाली है।